friends. I welcome you all to our YouTube channel Hospital Naukri. आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के आगे के स्टेप्स के बारे में और जानेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि है नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो कि रिसर्चर को गाइड करता है कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें अपने रिसर्च को कैरी आउट करना है। इस वीडियो में आप पाएंगे कि नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस नाम से ही पता चलता है आपको कि रिसर्च को शुरू से लेके अंत तक कैसे हमें चलाना है, कैसे कैरी आउट करना है, उसे हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस कई फेजेस में किया जाता है। इसके बेसिकली 5 फेज हैं। जैसा कि आप नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस में सीखते हैं स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, वैसे ही रिसर्च प्रोसेस के भी 5 स्टेप्स हैं। पहला है असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इन स्टेप्स में एक-एक करके हम जानेंगे कि इनके अंदर क्या-क्या होता है और हमें कैसे अपने रिसर्च को स्टार्ट करना है। तो पहला स्टेप है असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एरिया ऑफ प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम है और उसको हमें सामने लेकर आना है। इसी प्रकार हमें और सोचना है कि क्या हमें आउटकम मिल सकता है इस प्रॉब्लम से, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पर्पसेस क्या हो सकते हैं। तो हमें पर्पसेस के बारे में भी सोचना है कि रिसर्च हम आगे कैसे बढ़ाएंगे और जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम एग्जाम्पल के साथ सीख पाएंगे कि कैसे हमें इसको आगे बढ़ाना है। सेकेंड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जहां हम प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में जहां आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया था, वहां पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक चयनित अस्पताल में बाल चिकित्सा वार्ड में भर्ती बच्चों के एंजाइटी लेवल पर प्ले थेरेपी का क्या प्रभाव है। तो ये एक स्टडी थी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने एरिया ऑफ प्रैक्टिस में से डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने देखा क्या कि बच्चे जब एडमिट होते हैं तो उनमें एंजाइटी लेवल ज्यादा पाया गया है। तो अगर हम बच्चों को वार्ड में ही प्ले मटेरियल्स देते हैं, टॉयज देते हैं या उनका माइंड डाइवर्जन थेरेपी करते हैं तो उनसे एंजाइटी लेवल उनका कम होता है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम अपने एरिया से लेकर आए और उसके बारे में अब हम देखेंगे कि हमने प्रॉब्लम के बारे में सोचा, हमने उसमें से अपना पर्पस निकाला कि हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करना है। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि हमें बच्चों का एंजाइटी लेवल कम करना है और हमें यहाँ पे अपने टर्म्स को भी डिफाइन करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप क्या क्या टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं बाल चिकित्सा वार्ड को, आप डिफाइन कर सकते हैं एंजाइटी लेवल को, आप डिफाइन कर सकते हैं प्ले थेरेपी को। तो ये वर्ड्स आपकी रिसर्च में क्या मायने रखता है उसका हमें डिफाइन करना है। इसी तरह थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज प्लानिंग, यानी आप योजना बनाते हैं कि हम अपना रिसर्च आगे कैसे बढ़ाएं। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया, आपने पर्पसेस डिफाइन कर लिए, आपने टर्म्स डिफाइन कर लिए, लेकिन अब आपको क्या देखना है, आपको पिछले रिसर्चेस से आप जर्नल्स उठा सकते हैं, आप बुक्स देख सकते हैं, आप मैगजीन्स देख सकते हैं, आप इंटरनेट के जर्नल्स देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरली पब्लिकेशंस देख सकते हैं जिसमें से आपको आइडिया मिलेगा कि पिछले कौन से ऐसे रिसर्चेस हैं जो एंजाइटी लेवल पे बच्चों के करे गए हैं, जो प्ले थेरेपी पे करे गए हैं। तो ऐसे रिसर्चर्स यानी जिसको हम पिछले रिकॉर्ड से ढूंढते हैं उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की समीक्षा। तो पिछले रिकॉर्ड्स में से जो पब्लिश जर्नल्स हैं, मैगजीन्स, बुक्स, उसमें से हम ढूंढते हैं कि हमारा ये करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इससे पहले कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं और उससे हमें काफी सारा आइडिया मिलता है कि रिसर्चर को क्या क्या प्रॉब्लम आई या प्रीवियस रिसर्चर ने कैसे अपने रिसर्च को कैरी आउट किया। तो उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है
जो कि अलग से आपको अलग वीडियो में समझाया जाएगा। फिर आता है प्लानिंग का अगला स्टेप है फॉर्मुलेट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इसमें भी आप फ्रेंड्स जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपने आप में एक नया टॉपिक है। इसमें आप नर्सिंग थ्योरीज को अप्लाई करते हैं और अपना एक रिसर्च फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आपका रिसर्च किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और प्लानिंग में ही आप डिफाइन करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी आप किस तरीके से अपने रिसर्च को करेंगे वो आप प्लानिंग के फेज में ही डिफाइन कर लेते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में एक नया चैप्टर है, चैप्टर 3 कहलाता है रिसर्च में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। इसमें आता है आपका रिसर्च अप्रोच, यानी आपकी जो करंट रिसर्च है, जो प्रॉब्लम है, वो क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव ऐसा होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी अपने सैंपल्स का नॉलेज असेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके को कहते हैं हम क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते। वो क्या हो सकता है? इमोशंस हो सकते हैं, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। तो कितने सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च हैं। तो हमें रिसर्च अप्रोच में ये डिफाइन करना होता है कि हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। इसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी में नेक्स्ट स्टेप होता है डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो हम अगर अपने एग्जाम्पल से सीखते हैं तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है? वो बच्चे जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में एक अस्पताल में एडमिट हुए हैं, तो वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी। फिर आता है सेलेक्ट सैंपल्स। सैंपल कैसे चुनेंगे? फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वही बच्चे लेकिन 1 to 3 इयर्स के, ना कि 3 इयर्स से ज्यादा के बच्चे। तो आपने पॉपुलेशन तो आपके बच्चे थी, लेकिन सैंपल क्या हुए? 1 से 3 साल तक के बच्चे, वो आपका सैंपल हो गए। और टेक्निक्स टू सेलेक्ट द सैंपल, तो क्या है वो? किस टेक्निक से आपने सैंपल्स को सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपके वार्ड में अगर 50 बच्चे एडमिट हैं, लेकिन आप कोई ऐसा टेक्नीक लगाएँगे कि आप सब बच्चों को नहीं लेते, आप रैंडमाइज़ करके लेते हैं। तो सेलेक्टिंग द सैंपल्स या सैंपलिंग टेक्नीक अपने आप में एक नया टॉपिक है, जो कि हम अलग-अलग वीडियोज़ में आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो किस तरीके से आपने सैंपल को चूज़ किया, उसे हम कहते हैं सैंपलिंग टेक्नीक। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगला स्टेप है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। यानी कि इसमें आता है आपका क्वेश्चनेयर मेथड है कि इंटरव्यू है, किस तरीके से आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपका एग्जांपल जैसे था प्रॉब्लम स्टेटमेंट अबाउट प्ले थेरेपी। तो बच्चों में एंजाइटी लेवल कम करने के लिए काफी सारे टूल्स आते हैं जो कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिलते हैं। तो पिछले रिसर्चर ने क्या टूल यूज किया, उसको कैसे अप्लाई करा अपने सैंपल पे, तो उस तरीके से आप वो क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, इंटरव्यू मेथड ले सकते हैं, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर हो सकते हैं। इस तरीके से या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च टूल्स। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग फॉर डेटा प्रोसेसिंग। एक बार जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसको टैबुलर फॉर्म में हमें डिफाइन करना है या उसका ग्राफ्स बनाने हैं। तो हमारी अभी से प्लानिंग चलती है कि हम उसको कैसे अपना डेटे को प्रोसेस करेंगे। एक बार डेटा प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है फ्रेंड्स? ये एक छोटा वर्जन होता है आपके मेन स्टडी का। तो फॉर एग्जांपल आपके मेन स्टडी में 100 सैंपल्स आपने प्लान किया है। तो आप उसके 1/10 पार्ट को, यानी कि 10 सैंपल्स पे अपना एक छोटा सा रिसर्च कैरी आउट करके देख सकते हैं कि आपने जो टूल्स यूज किया, आपने जो सैंपल यूज करे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही आपको रिसर्च कैरी आउट करने में। तो पायलट स्टडी से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ हमारे रिसर्च में कमियां हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हमारा टूल्स वगैरह सब रेडी हो, हमारे मन में प्लानिंग हो गई है, हम एक छोटा सा पायलट स्टडी करके देख सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, और जब सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम मेन डेटा कलेक्शन की ओर जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग फॉर डेटा एनालिसिस। यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स यूज होता है या आप कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो आप प्लान कर लेते हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको स्टैटिस्टिकली कैसे एनालाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट फेज आता है आपका फोर्थ फेज, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। यानी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया,
आपने पायलट स्टडी कर ली, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अब आपका काम क्या है? आपको अपने मेन डेटा कलेक्शन स्टार्ट करना है। आपने जो प्लानिंग करी थी, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब आप 100 सैंपल्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज़ करेंगे कंप्यूटर की हेल्प से और डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि 100 बच्चे आपने लिए, आपने उनको एक प्ले थेरेपी दिया, 50 लोगों को 50 लोगों को प्ले थेरेपी नहीं मिली, तो 50 लोग जिनको प्ले थेरेपी मिला एज़ अ ट्रीटमेंट, तो उनमें क्या फ़र्क आया, उनका एंग्ज़ायटी लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ? और जिनको नहीं मिला प्ले थेरेपी, उनमें क्या फ़र्क आया? उनका एंग्ज़ायटी लेवल उतना ही है या कम हुआ या और ज़्यादा बढ़ गया? तो आपके रिज़ल्ट ने क्या जनरेट किया फाइंडिंग्स, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो जो भी आपके ग्राफ्स बन के आए, जो भी एनालिसिस निकली, उसको आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया। तो 50 बच्चे जिनको प्ले थेरेपी मिली, उसमें से कितने ऐसे बच्चे थे जिनमें एंजाइटी लेवल कम हुआ? तो जब आप उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप आता है रिसर्च प्रोसेस का है वो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। यानी आपकी रिसर्च अब रेडी है, आपने पूरा रिसर्च कैरी आउट कर लिया, सब चैप्टर्स आपने लिख लिए, तो अब आप क्या करेंगे? अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट और डिसेमिनेट करेंगे, यानी अपने रिसर्च को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपने रिसर्च की कॉपी आप अपने हॉस्पिटल में दे सकते हैं, अपने कॉलेज में दे सकते हैं, आप सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में उसे ओरल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। आप ई-पोस्टर्स या फिज़िकली अवेलेबल पोस्टर्स के फॉर्म में उसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करा सकते हैं फ़ेमस जर्नल्स में। तो इस तरीके से आप अपने रिसर्च को कम्युनिकेट और डिसेमिनेट कर पाते हैं। तो ये था ओवरऑल फेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब एक छोटा-सा हम फ्लो चार्ट डायग्राम देखेंगे कि हम अपनी रिसर्च को प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि हमने पहले अपने मन में एक प्रॉब्लम ढूँढी, हमने अपना रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट किया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, तो नो नीड टू कैरी आउट द रिसर्च। आपको ज़रूरत नहीं है रिसर्च करने की। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आपके प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। पहले रिसर्चर्स ने क्या-क्या किया, किस-किस टॉपिक पे रिसर्चेज़ हुई हैं, कहाँ-कहाँ अच्छी रिसर्चेज़ पब्लिश हुई हैं, बुक्स में, मैगज़ीन्स में, जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेट पे, तो वो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे इज द स्टडी साउंड, इज रिसर्च एप्लीकेबल। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी रिसर्च फीजिबल, इंटरेस्टिंग, सॉल्वेबल, क्रिएटिव, ये सब होनी चाहिए। तो रिसर्च आपकी एप्लीकेबल है, सब कुछ ठीक है, अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसका आंसर नो है, तो आप फिर से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिए, आप कुछ नए टॉपिक पे आइए, कुछ नया प्रैक्टिस में लेकर आइए। लेकिन हाँ, अगर आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करी है, वो सच में एप्लीकेबल है, वो सच में ऐसी है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़िए और आप एक रिटेन प्लान प्रिपेयर करिए कि आप अपना किस एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आप उसका एक रिटेन प्लान करिए। फिर आप हॉस्पिटल से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके प्ले थेरेपी वाला आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके चलते हैं, तो आपको क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेनी है हॉस्पिटल से, ठीक है? तो आप सीएमएस को अप्रोच कर सकते हैं, सीएनएस को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिटन परमिशन लेनी है और एथिकल कमिटी से भी परमिशन लेनी है। ऐसा ना हो कि आपके सैंपल्स को कोई हार्म पहुँचे, इसलिए अथॉरिटिव परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ जब आपको परमिशन मिल जाती है, आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी प्लानिंग करी उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लास्टली आप अपने रिसर्च को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद ये निकल के आता है कि आपकी रिसर्च इज़ नॉट फ्रूटफुल, वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना है? अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टॉप कर देना है। लेकिन हाँ, अगर हमने सब कुछ अच्छे से कैरी आउट किया अपने रिसर्च को, तो हमें क्या करना है? अपने गाइड से या एक्सपर्ट से डिस्कस करना है अपने रिजल्ट्स को और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है। और अगर जब हम इवैल्यूएट करते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस को और हमारे पर्पसेस यानी ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो गए हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरे रिसर्च एरिया की तरफ।
तो ये एक ग्लैंस व्यू है कि हम अपना रिसर्च प्रोसेस किस तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा रिसर्च प्रोसेस के बारे में। अब हम जानेंगे थोड़ा बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, at the start of each research project, a researcher has to decide on, जब आप रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो एज अ रिसर्चर आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? A, how many books to issue from the library? B, think about the journal in which research has to be published. C, what research questions to be answered? And D, how many participants to include? तो एज अ रिसर्चर जब आप अपना रिसर्च कैरी आउट करने की सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे रिसर्च से क्या आंसर हमें मिलेगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। एमसीक्यू 2, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज ए, identification of research problem, B, review of literature, C, selecting samples, और D, data analysis। तो रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो आंसर इज ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, रिसर्च प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा है? ए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बी, रिपोर्ट राइटिंग, सी, रिसर्च डिजाइन, और डी, डेटा कलेक्शन। तो हमारा लास्ट स्टेज क्या है रिसर्च प्रोसेस का? वो है रिपोर्ट राइटिंग, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसके कोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ए, इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। बी, एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन्स, बिब्लियोग्राफी। C, research plan, research data, analysis and references. या D, introduction, literature review, research methodology, results, discussions and conclusions. तो फ्रेंड्स, हमने देखा फेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस अपने इस वीडियो में, और हमने देखा है सीक्वेंस क्या है। आंसर इज डी, दैट इज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफाइन करेंगे, अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टडी दैट इज कंडक्टेड बिफोर द फाइनल स्टडी? तो आप अपना फाइनल डेटा कलेक्शन करने से पहले कौन सी एक छोटी स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या है? ए, मिनी स्टडी, बी, प्रैक्टिस स्टडी, सी, पायलट स्टडी, या डी, पाइवट स्टडी। तो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया है, आंसर इज सी, पायलट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये रिसर्च प्रोसेस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेकिन हाँ, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके माइंड में रिसर्च प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमें स्टार्ट करना है और कैसे हमें एंड करना है। ये रिसर्च प्रोसेस जो भी हमने आज पढ़ा है वो अपने आप में एक नया टॉपिक है। अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो आगे के सीक्वेंसिंग वीडियोस में हम सीखेंगे रिसर्च प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।